मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी में बाल शल्य चिकित्सा इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सरोज चूड़ामणि गोपाल जी। महोदया प्रणाम। प्रणाम। कुछ चाहिए? महोदया सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप काशी में रह करके बच्चों की सेवा, बच्चों के लिए सेवा आपने दिया है, उसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं। महोदया मैं आपको ध्यान में रखते हुए आपसे जानना चाहूंगा कि बाल शल्य चिकित्सा वास्तव में किन परिस्थिति और बीमारियों में की जाती है, आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। बहुत अच्छा आपने सवाल किया जी। ये जानकारी जनता को होनी भी चाहिए। जी जी। बाल शल्य चिकित्सा है क्या? जी। शल्य माने ऑपरेशन, बीमार, और चिकित्सा मतलब वो बीमारियां जहाँ ऑपरेशन के बिना इलाज संभव नहीं है। जी। ये जानना बहुत आवश्यक है कि बच्चों में क्या ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। जी। बच्चों की कोई भी बीमारी इस तरह से भी क्लासीफाई आप कर सकते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जिनको कहते हैं जन्मजात। जी। जन्मजात बीमारियां जैसे होठ कटा हुआ, आपने देखे होंगे कितने बच्चे होते हैं। जैसे पीठ पे फोड़ा निकला हुआ पैदाइशी, जैसे कि तालू कटा हुआ, जैसे कि पेशाब के रास्ता सही जगह पे नहीं, जैसे कभी कभी पेशाब के जन्मांग बच्चों के ऐसे है, ना लड़की लग रहा है ना लड़का लग रहा है, ये काफी हद तक पैदाइशी है। जैसे कभी कभी पैर टेढ़े के साथ पैदा हो गए, कभी कभी पीठ की हड्डी सीधी ना होके टेढ़ी है। ये सब जन्मजात बीमारियां हैं और ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको काफी हद तक ठीक भी किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे का सिर बड़ा है, पानी भरा हुआ है, कभी कभी उसके दिल में छेद है, कभी कभी बच्चा सांस लेता है और नीला पड़ जाता है। ये भी ऐसे कारण हैं जो उनकी पैदाइशी हो सकते हैं। कभी कभी बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के बाद से ही वो दूध पीते हैं तो दूध उल्टी करता है जी। नहीं, या अगर उसको पिलाते हैं तो दूध सांस के नली में जाने लगता है, बच्चा नीला पड़ जाता है। इसका भी कारण पैदाइशी है और ये कारण का निवारण डायग्नोसिस करना, मतलब उसको पहचानना और फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये काफी हद तक ये बीमारियां ठीक करी जा सकती हैं। आपको हैरानी होगी कि 100 में से 7 से 8 बच्चे किसी न किसी जन्मजात बीमारी के साथ पैदा हो सकते हैं। और ये 7 से 8% बच्चे जिस देश में हर एक घंटे में 3000 बच्चे पैदा हो रहे हो, उसमें आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा होगी। तो बहुत जरूरत होती है कि ऐसे बच्चे नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, बशर्ते उनका सही समय पे डायग्नोसिस हो सकते हैं और सही समय पे ऑपरेशन हो जाए, ठीक हो सकते हैं। तो ये इसलिए ये बाल शल्य चिकित्सा की सुविधा होना, डेवलप करना एक बहुत बड़ी जरूरत है। कोई जमाना था कि बनारस और दिल्ली के बीच में कोई और जगह थी नहीं। बनारस और दिल्ली के बीच में खाली बनारस और फिर दिल्ली, उसके बाद में कलकत्ता, फिर बाद में धीरे धीरे सेंटर बने, लखनऊ में भी आ गया, अब तो लखनऊ में कई जगह हो गए, बनारस में धीरे धीरे BHU के अलावा भी कई लोग प्रैक्टिस में भी आ गए। तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि ऑपरेशन की व्यवस्था सही जगह से हो सके। तब आपका सवाल होगा कि बच्चों के ऑपरेशन में ऐसा क्या खास है जो कि जनरल ऑपरेशन करने वाले नहीं कर सकते? बहुत फर्क है। बच्चा जो है इसलिए नहीं फर्क है कि बच्चा छोटा है, बच्चा इसलिए फर्क है कि उसका हर काम में डिफरेंस होता है। बच्चे जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठंड ज्यादा लगी तो ऑपरेशन करते में बच्चे का टेम्परेचर डाउन हुआ तो उसके बचने के ऑपरेशन करने के बाद के चांस बहुत घट जाते हैं, जबकि बड़े आदमी को इतना फर्क नहीं पड़ता है टेम्परेचर कम या ज्यादा होने से, पर बच्चों में बहुत फर्क पड़ता है। ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो बहुत उनकी जीने की क्षमता कम हो जाती है और ठंडा हो गया तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसे ही बच्चों में जब ऑपरेशन करते हैं तो मुंह से खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं,
तो उनको नसों से पानी दिया जा सकता है। ये इतनी कैलकुलेटेड होना चाहिए, इतना न ज्यादा हो न कम हो। और जबकि बड़े लोगों में बात होती है 4 बॉटल चढ़ा दिए, 5 बॉटल चढ़ा दिए, यहाँ छोटे बच्चे में तो बात होती है कि आपको 100 ml देना है, 50 ml देना है, थोड़ा ज्यादा बढ़ गया तो उसके फेफड़े में चला गया पानी, और बच्चा ऐसी चीज से मर गया जिससे उसे मरना ही नहीं चाहिए। तो बच्चे की फिजियोलॉजी, बच्चे के सिस्टम को समझना बड़ों से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए इसके लिए वही लोग सुटेबल हैं जो रात दिन बच्चों के ही बारे में सोचते हैं, बच्चों के ही लिए करें। इसलिए इस विधा का अलग से डेवलप होना और बहुत ज्यादा जरूरी है। ईश्वर की कृपा है और संस्थान का और सरकार का इतना एफर्ट है कि बीएचयू का बाल शल्य चिकित्सा आज की तारीख में दिल्ली से के बाद में अगर कोई अच्छा संस्थान है तो बीएचयू है। फिर कानपुर में, दिल्ली, लखनऊ में भी हो गया है, संजय गांधी में भी हो गया, कानपुर में भी हो गया, अब तो सब जगह डेवलप हो रहा है। लेकिन कोई समय था जब खाली दिल्ली के बाद बनारस थी। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी जैसे धार्मिक और परंपरागत शहर में बच्चों के इलाज की चुनौतियां किस प्रकार अलग होती हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बनारस काशी नगरी जो है धार्मिक नगरी है, इसलिए इसमें बाहर के आने वाले लोग बहुत होते हैं। जी जी। जब किसी भी शहर में बाहर के लोग बहुत आते हैं तो शहर की भी अपनी समस्याएं थोड़ी बढ़ती हैं। जी। इसके साथ में लोग कितनी बार ऐसा होता है कि आए घूमने के लिए और बच्चा बीमार हो गया। जी। कई ऐसी बीमारियां होती हैं कि लगा कि तो डायरिया है और पतले दस्त लग गए, लेकिन पतले दस्त का कारण तो कुछ और था। तो कई बार इतना ज्यादा दस्त लग जाते हैं, उनकी वजह से ही बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, आंतों में छेद हो जाते हैं। तो ये सब के लिए धार्मिक नगरी होने से यहाँ पे हर चीज महंगी बहुत हो जाती है। बाहर की पब्लिक आती है, उसको ठहरने की भी जगह नहीं मिलती, धर्मशालाएं तो फुल रहती हैं। गरीब आदमी इतना होटलों में जा नहीं सकता, बाहर का आदमी आ रहा है इसके होटल बहुत महंगे हो जाते हैं। तो हॉस्पिटल में भी बाहर के लोग आ रहे हैं तो धर्मशाला अस्पतालों में, तो ये एक समस्या जरूर रहती है। इलाज कराने के लिए कोई आया है तो उसकी जांचें होनी है, जांचें होने में इतना समय लगता है कि पेशेंट को भर्ती करेंगे तो उतना ऑपरेशन इतना बेड नहीं होते हैं, बाहर रहने की समस्याएं होती हैं। तो ये कुछ धार्मिक नगरी होने की अपनी समस्याएं निश्चित रूप से हैं। लेकिन ये कहा जाए कि धार्मिक नगरी होने से ऑपरेशन की बीमारियों पे कोई असर आता है, ऐसा नहीं है। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीएचयू में बाल शल्य चिकित्सा की सुविधाएं किस स्तर पर उपलब्ध हैं? बीएचयू की जो बाल शल्य चिकित्सा की सुविधाएं हैं आज की तारीख में दुनिया के कितने ही अच्छे से अच्छे विकसित देश में है, वो सब सुविधाएं आज बीएचयू में है। जैसे सुविधाओं में होता है, आप देखते हैं कि डायग्नोसिस, जांच परख वाली कीमती मशीनें हैं कि नहीं, ऐसे डॉक्टर हैं कि नहीं जो उन मशीनों पर काम कर सकते हैं, वो डायग्नोसिस अच्छा बन सके, डायग्नोसिस अच्छा बनने के बाद में इलाज अच्छा हो सके, ऐसे डॉक्टर हैं कि नहीं। तो आज की तारीख में यहाँ का बाल शल्य विभाग दुनिया के अस्पतालों के बराबर का नंबर का है और देश में तो उत्तमतम वालों में है। जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, उसके बाद में कभी बनारस का है। यहाँ पर दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन करना, जिसको कहा जाता है मिनिमल एक्सेस सर्जरी, कम से कम छोटे से छोटे चीरे से बड़े ऑपरेशन करने की विधा में आज बीएचयू नंबर 1 है बच्चों का, नंबर 1 हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और निकट भविष्य में कहते हैं कि दूरबीन से भी ज्यादा अच्छा रहता है रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोटिक सर्जरी भी यहाँ शुरू हो जाएगी। मैं सोचती हूँ अगले 1-2 साल में रोबोट की मशीन मंगाई जा रही है और उसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी हमारे डॉक्टर दे चुके हैं। तो जहाँ तक सुविधा की बात है, यहाँ पे एमआरआई बहुत हाई क्लास का है, 3 टेस्ला एमआरआई बहुत अच्छी मशीन मानी जाती है, वो है। और अल्ट्रासाउंड हाई एंड आ चुके हैं,
ये नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन की तरह है। और एंटीनेटल डायग्नोसिस के जीन की स्टडी, ये सब यहाँ डेवलप हो चुकी है। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ग्रामीण और शहरी पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के मामलों में क्या कोई अंतर देखने को मिलता है क्या? इसका जवाब उतना सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं जी। फर्क ये है कि ग्रामीण अंचल में कोई बीमारी हुई तो पहले तो वहीं का आदमी परेशान होता है जी। फिर वो इससे बात करता है, उससे बात करता है। शहर आना है में उसको कई बार इतनी देर हो जाती है, बच्चे के जितना बीमारी में देर हो गई उतना ही उसके जीवन पे आघात ज्यादा होता है। तो ये निश्चित रूप से है, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है कि ग्रामीण अंचल में बीमारी कम हो या ज्यादा हो। हाँ, एक बात जरूर इस समय आपके पॉडकास्ट से मैं कहना चाहूंगी, बहुत सारी बीमारियों का जो असर होता है वो एक असर आता है बच्चा गर्भ में आता है तब से जी। और भले ही उसका मतलब गड़बड़ी तो वही नींव में हो गई, और नींव में अगर गड़बड़ी हुई तो जब वो बिल्डिंग बनेगी तो वो गिरेगी तो बहुत दिनों बाद जी, लेकिन उसकी गड़बड़ी कहाँ थी शुरू में? नींव से। तो ये बात मैं आपके पॉडकास्ट से जरूर कहना चाहूंगी कि स्वस्थ बच्चा, ये जब पैदाइशी बीमारियां हैं और बहुत सारी बीमारियां जो बाद में उठी जैसे डायबिटीज है जी, तो डायबिटीज की बीमारी का जो जड़ है वो तो बच्चा गर्भ में था तभी आ गई। जैसे बाद में मानसिक रोग भी हो जाते हैं बच्चों में, वो बच्चे में गर्भ में था तब आ गए। तो हमारे जो पुराने शास्त्र थे उनकी पढ़ाई अगर हम लोगों को कराई गई होती तो हमारा ज्ञान आपकी मॉडर्न मेडिसिन कैसे जो है उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा होता है। हमारे पुराने शास्त्रों में कहा गया है कि बच्चा जब गर्भ में आए तो माँ को बहुत स्वस्थ रखना है। पूरा परिवार का ये ख्याल होता था कि माँ को स्वस्थ रखे, वो खुश रहेगी। खुश होना मानसिक संतुलन से, ये दिमाग है, मन है, जो कि हमारी बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। अगर मन अच्छा रहेगा तो मदर हमेशा ये सोचेगी कि मेरा बच्चा, मुझे इसलिए खुश होना है, अच्छे से रहना है जिससे मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहे। घर भी ये सोचेगा कि माँ को अच्छा भोजन इसलिए देना है कि बच्चा तंदुरुस्त रहे। ये देखा गया है कि जो माएँ इनका भोजन में कमी रहती है उन माओं के बच्चों में बहुत सारे की बीमारियां पैदाइशी होती हैं और खतरनाक पैदाइश। जैसे एक बीमारी कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी जो ब्रेन से लेके और हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है इनमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट हो जाता है। तो ये डिफेक्ट ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, इनका इलाज भी नहीं हो पाता है। और इसका कारण क्या है? अंडर न्यूट्रिशन, माँ का भोजन ठीक नहीं रहा और उसके विचार ठीक नहीं रहे। तो विचार और भोजन दोनों का रिश्ता है। और ये देखा गया है कि कोई एक विटामिन होती है जिनकी कमी से, जिस विटामिन को कहते हैं फोलिक एसिड, और दूसरी विटामिन होती है B12। दो ये विटामिन का बहुत देखा है कि इनमें अगर कमी होती है तो बच्चों में पैदाइशी बीमारियां, हृदय की, जैसे दिल में छेद हो जाना या दिल में बड़ी नसें ठीक जगह से नहीं बनी, गलत बन गई, और यह दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे होती है, बच्चा पीठ पे फोड़े के साथ पैदा हो गया, यहाँ पे जो भी है। तो ये बीमारियां हमें परमानेंट डैमेज होता है और इनको रोका जा सकता है होने से अगर विटामिन की कमी ना हो, फोलिक एसिड की कमी ना हो और B12 नाम की विटामिन की कमी ना हो, तो ये बीमारियां 90% रुक जाती हैं जी। और फोलिक एसिड और विटामिन B12 हम लोग नकल करना चाहते हैं विदेशों की। विदेशों में प्रॉब्लम उनकी पॉपुलेशन की इतनी बड़ी नहीं है, दूसरे लोग गवर्नमेंट जो कहती है उसको मानते ज्यादा है। हमारे देश में तो गवर्नमेंट जो कहेगी उसका उल्टा ही करेंगे ही नहीं, फ्री दे देंगे तो उसकी कीमत ही नहीं है। जब तो इसलिए हमारे देश में ये हम चाहें कि गवर्नमेंट हमारा सब कुछ कर दे और उसका इफेक्ट वैसा ही मिल जाएगा जैसे विदेशों में हुआ है, ऐसा नहीं। ये दोनों ही बीमारियां जो पैदाइशी हैं बाहर के देशों में खाली विटामिन B12 देने से और फोलिक एसिड देने से, माँ को देने से, ये बीमारियों की संख्या बहुत घट गई है, हमारे देश में नहीं घटी है।
क्योंकि हम सोचते हैं सरकार करे, सरकार करना भी चाहे तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन और देश का विस्तार इतना ज्यादा है और ऐसी ऐसी जगह दुर्गम जहाँ पहुंच भी नहीं सकते हैं, तो वहां पे रूरल इंडिया में ये पैदाइशी बीमारियां अर्बन इंडिया से ज्यादा हैं। जैसे आप पूछ रहे थे क्या है, तो ये मैं आपकी पॉडकास्ट से बार बार कहना चाहूंगी कि फोलिक एसिड, विटामिन B12 अगर दोनों दिया जाए, इनका देने का असली रोल है बच्चा पेट में आए उससे 3 महीने पहले से अगर दिया है तो बच्चा गर्भ में आएगा तो नॉर्मल होगा, उसको बीमारी नहीं होगी। लेकिन सारी समस्या यह है कि 3 महीने पहले कौन जानता है जी? कैसे डिसाइड करें? तो मेरा अपना सजेशन ये है कि हमारे देश में ये अच्छा है, आज भी ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य में विश्वास करते हैं, लड़कियां भी लड़के भी। ज्यादातर शादी के बाद ही संभोग की बात आती है और जब उसके बाद ही संतान की बात आई तो मेरे और ज्यादातर शादियां होती हैं तो पेरेंट्स अरेंज करते हैं, तो उसमें यह है कि सगाई होगी उसके बाद ही तो शादी होगी जी। और अमूमन सगाई और शादी में 3 महीने का तो अंतर हो ही जाता है, 3 महीने से 6 महीने। मेरा सुझाव है जनता के लिए कि जैसे ही बच्चे की शादी करें, फोलिक एसिड तो और विटामिन B12 तो लड़के के लिए भी अच्छी है, लेकिन लड़की के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो 4 मिलीग्राम की एक गोली कुल 1 रुपए के आसपास की आती है और B12 की भी ऐसी आती है। आजकल अगर आप होटल में खाना खाएं और ढाबे पे भी खाएं तो एक रोटी का कॉस्ट कम से कम 10 रुपए है। आप घर में जब खाना खाते हैं आप एक रोटी ज्यादा मांगते हैं, कभी आपकी माँ ने आंख उठाई क्या? नहीं, कोई नहीं। तो अगर बहू भी एक रोटी ज्यादा खाएगी तो कोई गुस्सा करेगा क्या? नहीं। तो मैं रुपेश जी, क्योंकि आपने ऐसा मौका दिया है जहां मेरा संवाद जनता तक पहुंचेगा, तो मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। बच्चों में जो पैदाइशी बीमारियां होती हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं जिनको के ऑपरेशन के बिना वो ठीक हो ही नहीं सकते, लेकिन कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब कहने का कि इलाज करने से ज्यादा अच्छा है एक बीमारी को होने से रोक देना जी। ये जो पैदाइशी बीमारियां हैं इनमें एक बहुत बड़ा कारण पाया गया है जो प्रूव हो चुका है, वो है एक विटामिन होती है जिसका नाम है फोलिक एसिड और दूसरी विटामिन होती है विटामिन B12। ये दोनों विटामिन से हमारा खून भी बनता है, तो इनकी कमी हो तो एनीमिया भी होता है जी। और हमारे देश की महिलाओं में एनीमिया काफी कॉमन है। ऊपर से ये देखा गया है कि जन्मजात बीमारियों का रिश्ता भी जो गरीबी से है जी। उससे जुड़ा हुआ है। गरीबी में कुछ ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अमीरों में नहीं। अमीरों में भी आजकल बड़ी फैशन आ गई है, वो अमीरी की वजह से ठीक खाना नहीं खाते हैं। तो जो ठीक नहीं खाना खाते हैं इसको कहते हैं मेल न्यूट्रिशन, और जहाँ कम खाना मिल पा रहा है गरीबी की वजह से उसे कहा जाता है अंडर न्यूट्रिशन। ये दोनों ही बड़ा खराब है। अमीरी के साथ मेल न्यूट्रिशन, खराब खाना खाएंगे, लगाएगा पिज्जा बर्गर और जाने क्या क्या मोमो जाने क्या क्या खाएंगे जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। और गरीबी के इसलिए अंदर नरिश है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। असली बात यह है कि ज्ञान भी कम है जी। हमारे देश में आयुर्वेद ने जितना ध्यान दिया है प्रिवेंशन पे, आयुर्वेद पूरा साइंस भरा पड़ा है कि हम कैसे क्या खाएं क्या न खाएं जी। सबसे उत्तम खाना वो होता है जो उस मौसम का होता है। जो चीज मौसम में आती है वो मौसम की चीज ज्यादा महंगी भी नहीं होती है और स्वास्थ्यवर्धक ज्यादा होती है। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये जो फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, ये दोनों ही लीफी वेजिटेबल हरी सब्जियों में बहुत होता है। तो हरी सब्जी और फल हमारी डाइट में होना चाहिए और माता के रूप में तो ये ज्यादा ही होना चाहिए। होता क्या है कि अमूमन माता किसी घर की बाहर की बहू है, बहू के रूप में वो सबसे बाद में खाना खाएगी, जो बच जाएगा सब खा लेगी, नहीं बचेगा तो। जो आप क्रॉनिक मतलब जो चीज रिकरेंट हो रही है, बार बार हो रही है, उसका असर हमारी पैदाइश पर पड़ता है। कभी एक दिन कम खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर रोज ही कम रहेगा तो अल्टीमेटली बच्चा तो माँ के शरीर में से ही बनेगा ना जी।
तो अगर बच्चे को कम मिल रहा है तो उसका असर ये हुआ, कुछ तो जन्मजात बीमारियां सामने सामने तभी दिखाई दे रही हैं, कुछ ऐसी होती है जो तब नहीं दिखाई दे रही, बच्चा जब बड़ा होने लगता है तब उम्र पे आती है। जैसे उम्र पे आती है डायबिटीज, पैदा हुआ शुरू में नहीं ठीक ठाक था, जब वो 18-20 साल का 30 साल का हुआ तब डायबिटीज हो गया, जबकि उसका डायबिटीज का कारण बचपन पैदा हुआ था, फर्टिलाइज एग बना उस समय पहले महीने के जीवन का जो पहला महीना है वो ही उसमें हमारी जीवन की सारी नींव पड़ती है, और नींव ही कहा जाता है कि नींव अगर आपकी कमजोर होगी तो उसमें महल कैसे अच्छा बन पाएगा। तो बहुत आवश्यक है कि हम खाली भोजन ही नहीं, भोजन, दिमाग का भोजन क्या है, अच्छे विचार, और जब अच्छे विचार नहीं होते हैं तो अच्छा शरीर भी नहीं होता है। तो ये अच्छे विचार, अच्छा भोजन पूरे जीवन के लिए चलता है, खाली यही हमारे जीवन के लिए नहीं चलता है। बहुत सारे हमारे शरीर में ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जो फिर हमारी संतान को जाती है। तो मान लीजिए मेरा बच्चा गड़बड़ हुआ तो वो उसकी गड़बड़ी उसकी संतान में भी जाएगी, फिर उसकी संतान में भी जाएगी, और वो संतानें कहते हैं हमारे यहाँ 7 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक असर रहता है। तो मैं बार बार ये कहना चाहूंगी कि जो भी बच्चे की शादी हो, सगाई हो, उसके साथ ही जो होने वाली बहू है वही तो कल की माँ है, कम से कम उसको तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड की गोली रोज एक देना शुरू कर दें। कहते हैं कि ये अगर माँ ने 3 महीने प्रेगनेंसी होने से पहले खा लिया तो कमजोरी उसके शरीर में अगर है तो 3 महीने में दूर हो जाती है। तब 3 महीने में दूर हो चुकी है, फिर बच्चा अगर आएगा, जब तक पैदा हो तब तक वो खाती रहे तो वो भी तंदुरुस्त रहेगी, उसमें एनीमिया नहीं होगा, उसकी जीवन की शक्ति अच्छी रहेगी और बच्चा भी भविष्य वाला अच्छा पैदा होगा। तो हमारी बीमारियों का जड़ भ्रूण में है, जो हमारे गर्भ में बच्चा पड़ रहा है उसमें। तभी कहा जाता है कि आप स्वस्थ शरीर के साथ बच्चे को लीजिए, बच्चे को तब बुलाइए जब आपका शरीर स्वस्थ हो गया हो। कुछ बीमारियां भी ऐसे शरीर में होती हैं जिनका असर बच्चे के ऊपर होता है, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आप सुन लिए होंगे, जो सेक्स के बिहेवियर की वजह से होता है। कई जैसे HIV का नाम सुना है, वो होता है। उसी तरह से सिफिलिस होती है। ये ऐसी बीमारियां हैं। ऐसे ही एक बीमारी होती है टॉक्सोप्लाज्मा, ये जो बिल्ली के बच्चे होते हैं उनके फीसिस के साथ में होता है। तो ये बीमारियां ऐसी हैं। और दूसरे बहुत सारी वायरल बीमारियां होती हैं, जैसे मम्स होते हैं, ये बचपन में हो चुके हैं। आज तो हमारे देश में हर बच्चे को टीका लग जाता है, इसलिए जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसको होने के चांस नहीं रहते। फिर भी जब शादी हो रही हो या सगाई हो रही हो, और शादी और सगाई के बीच के पीरियड में चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको ये वैक्सीनेशन दोबारा करा लेनी चाहिए। जैसे चिकन पॉक्स, बड़ी माता जो होती है, उसका भी असर बच्चे के ऊपर होता है, उसको पैदाइशी बीमारी हो सकती है। एक हर्पीस नाम की बीमारी होती है जिसमें कि छाले जैसे खुजली वाले होते हैं, उसका भी असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो ऐसी बीमारियों के टीके हैं। मम्स का रुबेला नाम की होती है, जर्मन मीजल्स कहते हैं, तो इसका भी टीका बचपन में लग जाता है। पर जब आप शादी हो गई है तो लड़का हो और लड़की हो, दोनों को ही अपने टीके हुए, जिससे कि जब आपकी शादी हुई, आपकी संतान आने वाली है, ये सब संतान को स्वस्थ रखने की चीजें हैं। तो इन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आप अच्छा खाएं, अच्छा विचार रखें। सोने का भी बहुत इफेक्ट है। अगर आप नहीं समय से सोते हैं तो उससे मेंटल बीमारियां जुड़ी हैं। आपको डिप्रेशन, आपको स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी, ये और बड़े होने पे अल्जाइमर और पार्किंसनिज्म, ये सब बीमारियों की जड़ कब थी? जब बच्चा शुरू के 1 महीने में था। 90% बीमारियां शुरू के 1 महीने में, और शुरू के 1 महीने में तो माँ को पता ही नहीं चलता है कि मैं गर्भवती हूँ। शुरू में जितने टेस्ट है वो सब 1 महीने के बाद ही पता चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने शादी की है, इसलिए शादी का मेन उद्देश्य तो प्रोजेनी है ना। तो जब शादी में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लाखों तो होते ही एवरेज आदमी, वो आदमी के घर में इतनी कमी कहाँ से हो जाएगी कि बहू को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे सकती। एक खाली ये विटामिन B12
और फोलिक एसिड, इसकी कॉस्ट एक चपाती से भी कम है। हम क्यों आशा करते हैं कि गवर्नमेंट सबको दे? हम क्यों नहीं करते ये काम अपने हाथ से कर सकते हैं? खुद करना चाहिए। तो मेरा ये मैसेज रहेगा बार बार कि शल्य बाल शल्य बीमारियां की जड़ जो पैदाइश है, उनकी जड़ बच्चे के गर्भाधान में है। गर्भाधान से पहला 1 महीना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए जो भी तैयारी है वो कमजोर शरीर की कमजोरी पहले पूरा कर दें। 3 महीने पहले, जब 3 महीने लग जाते हैं अपनी कमजोरी दूर होने में, 3 महीने पहले खा लिया पी लिया तो फिर संतान अच्छी आएगी। और फिर वो करते रहना चाहिए जब तक बच्चा स्वस्थ पैदा न हो जाए। और अच्छी बात यह है कि आज का पढ़ा लिखा आदमी कोई भी बहुत ज्यादा बच्चे तो पैदा करता नहीं है। तो एक बच्चा करेगा, 2 3 करेगा ज्यादा। तो ये एक रोटी रोज में ज्यादा खाती रहेगी, कौन सी परेशानी है? मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपकी बात लोग फॉलो करेंगे। जी, तो रोटी से मेरा मतलब रोटी से नहीं है, एक रोटी जी, फोलिक एसिड और B12 ये खाते रहें। जिस भी बच्चे की सगाई हो, लड़का और लड़की दोनों खिलाते रहें, संतान अच्छी आएगी। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कई बार अभिभावकों को बच्चों की सर्जरी को लेकर डर की भ्रांति बनी रहती है। बिल्कुल, आप इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये देखिए, स्वाभाविक है कि ऑपरेशन के नाम से ही लोग बहुत डरते हैं। बच्चे के तो छोड़िए, बड़े आदमी के डर भी बहुत डरते हैं। तो डर का इलाज तो आपके दिमाग है जी। आपको विचार से ही डर दूर भागता है, तो एक्सपीरियंस से भागता है। तो उनसे बात करना चाहिए ना, जो कि उस फील्ड में है। तो पता चला कि ऑपरेशन होना है बच्चे का, आप बच्चे के ऑपरेशन के बारे में बच्चे के सर्जन के पास नहीं जाएंगे। किसके पास जाएंगे? सड़क पर जो चल रहा होगा उससे बात करेंगे, किसी से बात कर लेंगे सिवाय सही जगह। तो सही जगह पे जाना बहुत आवश्यक है, और सही जगह पे जाएंगे तो आपको सही जानकारी दी जाएगी। और सही जानकारी जब दी जाएगी तो आपको अपने स्पेशलिस्ट में, अपने डॉक्टर में भरोसा रखना चाहिए, ना कि अपने विचारों में उलझन में ही पड़े रहें। अब बच्चों के ऑपरेशन में वो उतनी डर होने की बात नहीं है। ये जरूर बताना चाहूंगी कि बच्चों में अगर ऑपरेशन किया जाता है तो थोड़ा सा भी ब्लड लॉस होता है, तो उसको ब्लड के लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, देना पड़ता है। मैंने देखा कि हमारे लोग इतने महान हैं कि अपने बच्चे, अपनी संतान के लिए खून देना नहीं चाहते। आपने एक सवाल मुझसे ये भी किया था, अपने जीवन का कोई संस्करण ऐसा हो जो आपको याद है? जी। मुझे एक संस्करण अपने जीवन का कभी नहीं भूलता है। एक बच्चा था जिसको कि कैंसर बच्चों में भी बहुत होता है कॉमन, और गुर्दे का कैंसर बहुत कॉमन है, और ये बहुत तेजी से बहुत बढ़ जाता है। छोटे बच्चों में कॉमन है, साल भर के अंदर। और साल भर के अंदर वाले बच्चे में अगर वो कैंसर बढ़ा भी है तब भी उसको निकाल दें तो वो ठीक परमानेंट हो जाता है। कई बच्चे हैं जो कि, एक बच्चे ने तो मुझे यूएस में जाके चिट्ठी लिखी, मैडम मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, जो कैंसर उसका गुर्दे का था जी। तो गुर्दे, ऐसा ही एक बच्चा था, हम गुर्दे का जब कैंसर होता है तो कैंसर में बहुत ज्यादा नया खून की नलियां बन जाती हैं, तो वो जरा सा भी छूते हैं ब्लड काफी लॉस होता है। उसका ऑपरेशन करते ही नहीं है, बेहोशी देगा ही नहीं जब तक कि ये कंफर्म नहीं कर देगा कि खून क्या है। तो ऐसा ही किसी बच्चे का होना था, तो पूछा ब्लड है, एनेस्थेसिस्ट ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर कहा हाँ मैडम है। ऑपरेशन करना शुरू हो गया। अब ऑपरेशन करना शुरू हो गया तो ब्लड काफी निकल रहा है। तो एनेस्थेसिस्ट ने कहा कि ब्लड लगाइए, जल्दी लगाइए, जल्दी कहाँ है? तो देखा कि वो बेचारा डॉक्टर ने क्या पता लगा नहीं, तो जो किसी पेशेंट के अटेंडेंट को बाप को टेबल पे रख छोड़ के आया था खून देने के लिए, वो टेबल पे भाग गया। अब वो ये डॉक्टर बेचारा सोच रहा है, दे दिया ब्लड। अब पूछो तो ब्लड ही नहीं है, ब्लड ही नहीं है। अब सारी समस्या है कि अगर ब्लड नहीं होगा तो ऑपरेशन आगे बढ़ेगा तो बच्चे की जान चली जाएगी। टेबल पे ऑपरेशन होना तो सर्जन की मुझे और एनेस्थेसिस्ट की जिम्मेदारी आ जाती है। तो फिर मैंने जूनियर डॉक्टर को कहा कि भाई पूछो कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो मालूम पड़ा कि AB ग्रुप है पॉजिटिव। मेरा भी बाई चांस AB पॉजिटिव है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो कि आप इसको स्पंज को रखो इसके ऊपर, पेट को ऐसे ऊपर से बंद करके, बंद नहीं किया ऐसे ढक के। मैं जाती हूँ,
मैं ब्लड दे के आई ब्लड बैंक में, और अपना ब्लड हाथ में ही बॉटल लेके चली आई, क्योंकि टाइम नहीं था, और ब्लड लाके दे दिया एनेस्थेसिस को। फिर एनेस्थेसिस में ब्लड लगाना शुरू कर दिया, मैंने ऑपरेशन कर दिया, बच्चा बहुत ठीक ठाक हो गया ईश्वर की कृपा से। शाम को हम तो सर्जन सुबह भी डाउन, शाम को भी डाउन जरूर लेते, तो शाम को राउंड लेने गई तो देखा कि उसके तो बहुत रिश्तेदार हैं। तो मैंने किसी ने कहा कि ये, मैंने पूछा तुमको ना, ये बच्चे के पिताजी हैं। मैंने कहा अरे तुम वही पिता हो कि जिसको डॉक्टर ब्लड देने के लिए लेके गया था और तुम भागे वहां से। तो मैंने उससे कहा कि तुमको मालूम है बच्चे के लिए ब्लड किसने दिया? नहीं साहब, मैंने कहा मैंने तुम्हारे बच्चे का ब्लड दिया, और मैं ऑपरेशन करते से बाहर निकली, देख के आई और उसी को खून को लाके चढ़ाया। तो कहता है क्या है? तो साहब ऐसा है, आपने दे दिया तो क्या है, आप खाते हुए तो अच्छा है। ये सेंटेंस आज तक मैं नहीं भूल पाई। इस बात को मुझे 25-30 साल तो हो ही गया कि आप खाते भी तो अच्छा है। तो मेरे मुंह से एकदम निकला कि मैंने कहा भाई हमसे अच्छा तो तुम रहते होगे कि हम जिस दिन 3 बार का खाना मिल जाए, सुबह नाश्ता के बगैर ना तो ज्यादातर नहीं निकलते हैं, पर नाश्ता भी मिल जाए, दोपहर का खाना भी मिल जाए और रात का खाना भी मिल जाए, उस दिन हमारे मुंह से अपने आप ये निकल जाता है कि आज लगता है किसी अच्छे का मुंह देख के उठे थे। कभी ऐसा नहीं होता है। कोई भी डॉक्टर 3 टाइम आप, कोई भी डॉक्टर, मैं ही नहीं, किसी भी डॉक्टर से आप बात कर लीजिए जो एक्टिव क्लिनिकल प्रैक्टिस में होगा, 3 टाइम का खाना नसीब से ही किसी दिन मिलता होगा। नाश्ता कर लिया तो दोपहर का खाना नहीं मिला, दोपहर का खा लिया तो रात का नहीं मिला, कोई के दिन तो 3 दिन, सुबह नाश्ता भी किया, दोपहर का सवेरे सवेरे कॉल आ गया, चले गए, फिर वहीं से चलते रहे। तो ये स्थिति होती है। लेकिन कभी कभी ऐसे नाशुक्र लोग भी होते हैं जो ऐसा बोल सकते हैं, उससे ज्यादा दुख किसी चीज का हो सकता है? नहीं हो सकता। महोदय, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में बाल शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सी नई तकनीकें और शोध बच्चों के लिए मददगार हो सकती है? पहला ही कर्तव्य होता है डॉक्टर का कि बीमारी को होने से बचाएं। आपने देखा होगा टीका लगने से कितनी भयानक बीमारियां होती थी। कभी कभी खांसी और मीजल्स जैसी बीमारियों से लोग मर जाते थे, पोलियो जैसी बीमारी से मर जाते थे। टीका आ गया, वो बीमारियां ही खत्म हो गई। स्मॉल पॉक्स से कितने लोग मरते थे। तो हाँ, अब जो भविष्य क्या है, वो ज्यादातर इस बात पर रिसर्च हो रहा है कि हम बीमारियों को कैसे रोकें। तो जैसे हार्ट की बीमारियां होती थी, उनके दवा से ठीक नहीं हो सकते थे, उनके हार्ट के ऑपरेशन बच्चे में ही करने पड़ते थे। बहुत हाई मॉर्टिलिटी होती थी कि एक बच्चे का, छोटे बच्चे का ऑपरेशन करना पड़े। 50% मॉर्टिलिटी आज भी है। तो इन बीमारियों के होने से रोकना, मैंने बताया ना, जैसे फोलिक एसिड देना शुरू कर दिया, वो हार्ट की बीमारी होने का चांस बहुत कम हो गया। ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी, जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं, वो करीब 90% घट गया। तो ये ज्यादा अच्छा रहा ना। ऐसे ही कैंसर है, कैंसर में आज भी बहुत अच्छा इलाज नहीं, लेकिन अब बहुत सारी कैंसर की ऐसी दवाएं आ रही हैं जिससे कैंसर होने से ही रोका जा सकता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके जीन्स रिप्लेस कर सकते हैं और वो बीमारी दूर हो सकती है। जैसे एनीमिया था, थैलेसीमिया नाम की बीमारी थी, सिकल सेल नाम की बीमारी है, ल्यूकीमिया है। तो ऐसी बहुत सारी विधाएं आ रही हैं, टेक्निक डेवलप हो रही हैं, जिनसे कि हमारी बीमारियां होने से ही रोक सकते हैं। हार्ट अटैक की बीमारियां होने से रोकी जा सकती हैं। और इन सब का ओरिजिन बचपन में है। पहले जीवन के 1000 साल, यानी इन 1000 साल का भी अगर दिया जाए तो पहले महीने में 90% और बाकी 10% में बाकी 3 साल। तो इस बीमारियों को काफी रोका जा सकता है बच्चे का अच्छे भोजन से, माता पिता की अच्छी देखभाल से, और मानसिक बीमारियों के लिए तो स्नेह और अच्छे विचार ये बहुत जरूरी है। महोदय, मैं आपसे आगे जानना चाहूंगा कि आपका क्या मानना है कि अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य और सर्जरी को लेकर सबसे अधिक किस बात पर ध्यान देना चाहिए? सबसे अधिक तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अफवाहों में नहीं जाना चाहिए। सही डॉक्टर के पास जल्दी जरूर जाए। जब बच्चे का, जैसे बच्चे का बार बार उल्टी कर रहा है, तो ये
कई बार अंदर से फिजिकल बीमारी होती है, कई बार साइकोलॉजिकल भी होती है। इसका डिसीजन डॉक्टर के पास जाके अच्छा होगा ना, तो डॉक्टर के पास, और वो भी सर्जन से नहीं डरना चाहिए। सर्जन तभी ऑपरेशन करेगा बताएगा जहाँ के ऑपरेशन करने से उसको ज्यादा लाभ हुआ, ना कि ये धारणा नहीं रखनी चाहिए कि सर्जन इसलिए बता रहा है कि उसको कमाई करनी है। ऐसा सर्जन कोई नहीं होता है जो बच्चे का ऑपरेशन इसलिए करे कि उसकी कमाई अच्छी होगी। ये सब यूट्यूब पे अफवाहें फैलाई जा सकती हैं, समाज में अफवाहें फैलाई जा सकती हैं। सर्जन डॉक्टर होते हैं बहुत ही बच्चे के ही हित में जब होगा तभी करने की बात करते, तो ये भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए। आजकल बढ़िया एनेस्थीसिया हो गया है, बढ़िया दवाएं हो गई है, बच्चे की फिजियोलॉजी बहुत समझ में आती है, कितना कौन सी दवा, कौन सा न्यूट्रिशन कब देना चाहिए। ये सब होने से अब ऑपरेशन से उतना डर नहीं लगना चाहिए। यूँ तो भाई ये कोई नहीं कह सकता है कि सभी 100% होता है, 100% तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन 90% ठीक है। महोदय, आपको इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको मैं अपने जीवन का सच बताती हूँ जी। मैंने MBBS आगरा मेडिकल कॉलेज से किया जी। उसके बाद जनरल सर्जरी में MS किया। तो जनरल सर्जरी में MS करने वाली मैं पहली पहली थी। तो पहली बार एक बच्चे को देखा तो बहुत सुंदर था, बहुत, लेकिन उसकी पीठ पे यहाँ पे फोड़ा था, पीठ पे फोड़ा, तो हम लोग की भाषा में MMC कहते हैं, मेनिंगोमायोसिल या ओपन मिरर ट्यूब डिफेक्ट। तो जहाँ पे वो डिफेक्ट होता है सबसे कॉमन यहाँ पे बैक में होता है, लोअर बैक एंड अपर लंबर रीजन। वो जहाँ पे वो फोड़ा हो जाता है अमूमन उसके नीचे के अंग बच्चे के बेकार हो जाते हैं। वो पैर अपने चला ही नहीं सकता है, पेशाब पे भी कंट्रोल नहीं होता है। तो जब ऐसा बच्चा मैंने पहली बार 1968 में देखा, 1968 में, तो ऐसे बच्चों को देख के मैं तो घबरा गई। तो हमारे जो टीचर थे, तो मैं रेजिडेंट डॉक्टर थी, जूनियर डॉक्टर, तो मैंने उनसे जाके पूछा कि सर ऐसा बच्चा है, इसका क्या करना है? तो उन्होंने कहा नहीं, उसके पेरेंट्स को समझा दो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, इसका ऑपरेशन नहीं करो, इसको भर्ती कुछ नहीं, इसका ऑपरेशन। अब ये बात मुझे बहुत दुखद लगी, बहुत दुखद लगी। इतना कष्ट हो रहा था मुझे ये कहने में कि कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने कहा सर क्यों नहीं कुछ हो सकता है, इसका ऑपरेशन करके ये जो है थोड़ा जैसा निकला हुआ है इसके ऐसे कर देंगे। वो तो बोले ऐसे कर दे हुए उसके ऊपर खाल आ जाएगी, लेकिन वो पैर नहीं चला पाएगा, जिंदगी भर नहीं चला सकता है पैर। और बाद में जब ये बच्चा थोड़ा खिसकने लगेगा, बैठने लगेगा, तो इसके पैरों में घाव हो जाएंगे, यहाँ पे बैठेगा हिप्स पर, वहाँ घाव हो जाएंगे, और वो घाव जब हो जाएंगे तो भरेंगे भी नहीं। तो इसके लिए यही है कि कुछ नहीं करेंगे तो बच्चा जल्दी मर जाएगा। ये सेंटेंस मुझे बहुत दुखद किया। और एक तो उस बीमारी से मुझे आज तक था कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर करना है कि चलने लायक हो सके, वो प्रेरणा आज भी जिंदा है। दूसरा एक और कॉमन बीमारी होती है, वो होता है कि बच्चा पूरा नॉर्मल है, पखाने का रास्ता उसका नीचे नहीं बनता, और ये पखाने का रास्ता कभी कभी खाल से खाली 1 सेंटीमीटर ऊपर बंद रह जाता है, कभी कभी 2 सेंटीमीटर, कभी कभी 2.5-3 सेंटीमीटर। तो जो 1 सेंटीमीटर के अंदर का है उसका तो ऑपरेशन नीचे से हो जाता है और वो बच्चा ठीक ठाक रहता है। लेकिन जिससे 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है उस बच्चे के 3 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। पहला पेट पर टेम्परेरी रास्ता बनाना, फिर दूसरा बड़ा मेजर ऑपरेशन होता है जिससे कि नीचे रास्ता लेके आना, और तीसरा फिर वो जो पेट पे बनाया उसको बंद करना। जो पेट पे रास्ता बनाया जाता है उससे हर बच्चे में थोड़ा थोड़ा खून निकलता ही रहता है। उस वजह से बच्चे एनीमिक कहते हैं, जब खून में कमी होती है तो एनीमिया कहते हैं। तो बेहोशी का डॉक्टर वो तब तक बेहोश नहीं कर देना चाहता है जब तक कि हीमोग्लोबिन बच्चे का कम से कम 10 ग्राम ना हो। विश्वास करिए कि ऐसे बच्चे पहले तो ये कोलोस्टमी जब करते थे, जिस बच्चे का कोलोस्टमी करते थे उस समय 68 से 70 तक की बात कर, कोई बच्चा बचता ही नहीं था। कोलोस्टमी का ऑपरेशन जबकि छोटा ऑपरेशन, कोई मेजर नहीं, लेकिन उस समय
ना बच्चे के लिए ये होता था कि ठंडा ना हो जाए, अब तो गर्म रहता है ना, ये तो खून जरा सा निकल रहा है तो थोड़ी क्वांटिटी में खून देने की भी व्यवस्था नहीं होती थी। तो ऐसे बच्चे जिनकी क्रोसिन करते थे, वो हर बच्चा मैंने जिंदा 3 साल में नहीं देखा कोई जाके उठा। हर बार जो बच्चा रोता मर जाता था, मैं इतना रोती थी पूछे नहीं। फिर मेरे पिताजी को लगता था कि ये जो है, और तो फिर मुझे पिक्चर दिखाते थे तो मेरा मूड बदल जाता था। लेकिन तो फिर आगरा मेडिकल कॉलेज से एक बार मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में चली गई, क्योंकि मेरे से एक सीनियर था वो वहाँ काम कर रहा था। तो बच्चों के सर्जरी विभाग में मैं वहाँ गई। वहाँ मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बीमारी के जिंदा देखे। कोई 6 महीने का था, कोई 2 साल का था, 1.5 साल का। तो मेरे मुंह से निकल गया डॉक्टर से, किसका था ये बच्चे जिंदा रह सकते हैं? मैंने कहा। तो मेरा इरादा हो गया था कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करूंगी। प्लास्टिक सर्जरी में सफदरजंग हॉस्पिटल मेरा हो गया था एडमिशन। अच्छा। सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने ही एम्स है। तो इधर से मैं निकल रही थी, यहाँ एम्स से वो डॉक्टर जिसको मैं पहचानती थी दिखाई दे गया, वो प्लास्टिक सर्जरी पीडियाट्रिक सर्जरी में था। तो उसने जब मुझे दिखाया तो मैंने इमीडिएटली कहा नहीं, मुझे प्लास्टिक सर्जन नहीं बनना है, ये बच्चे अगर जिंदा रह सकते हैं तो मुझे पीडियाट्रिक सर्जन बनना है। तो वहां से मुझे प्रेरणा हुई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बच्चों के सर्जरी विभाग को देख के, तो मुझे पीडियाट्रिक सर्जन बना। महोदय, अभी मैं आपके बारे में सुना हूँ और पढ़ा भी हूँ कि आप IIT कानपुर से शोध कर रही हैं, तो उस पर आप प्रकाश डालें कुछ। बहुत अच्छा आपने सवाल किया जी। ऐसा है, ये जो बच्चे की कहानी बता रहे हैं 1968 का जी, वो बच्चा मेरी आंखों के सामने आज भी ढूंढता है। वो बच्चा तो मर गया था 4-5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद। जी जी। लेकिन वो तो ये प्रेरणा कि ऐसे बच्चे को चलाने लायक बनाए, जी। तो ये यहाँ पर भी थी तो था। तो कुछ दिन पहले मैं वाइस चांसलर बनी, उससे पहले मैंने अपनी हिम्मत करके ऐसे 6 बच्चे उनके माँ बाप से ही कंसल्ट लिए, क्योंकि परमिशन वैसे नहीं मिल सकती जी। तो मैंने उसी उन बच्चों 6 बच्चों में उन्हीं का ब्लड में एक सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स जिनको कहते हैं स्टेम सेल्स जी। तो हमारी बॉडी में भी होते हैं, हमारे ब्लड में होते हैं, तो उनको हीमोपोएटिक ब्लड के सेल्स होते हैं। तो ये देखा गया रिसर्च के द्वारा, कई ऑब्जर्वेशन किया चूहों में कि ये जो स्टेम सेल्स ब्लड वाले होते हैं उनमें भी ऐसी शक्ति होती है कि स्पाइनल कॉर्ड, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, इसके डैमेज को वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे मन में आया कि ऐसे बच्चे जो नहीं चल पा रहे, इनमें इनका ब्लड देख के क्यों ना देखा जाए। तो मैंने मुझे कहा कि मैं करना चाहती हूँ, कोई परमिशन नहीं मिल रही थी। कहा कि ICMR में जाके देखिए, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने अपने ऊपर ही विश्वास करके उन माता पिता से बात किया। कुछ 6 बच्चे ऐसे थे आए साल 6 महीने के अंदर, जिनके बिल्कुल वही स्थिति थी जी। तो उनमें मैंने ऑपरेशन करते समय स्टेम सेल बोन मैरो के डाले, और उन 6 में से 2 बच्चों में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। एक तो बिल्कुल चलने लग गया था। तो ये ज्ञान मुझे उससे मिल गया। उसके बाद मैं वाइस चांसलर होकर यहाँ से चली गई जी। तो वाइस चांसलर होने का एक तो फायदा होता है कि आपकी बात में दम ज्यादा मांग देते हैं। तो फिर मैंने वहां पे चली तो गई, लेकिन वहां पे मैं बच्चों के सर्जरी में दखल नहीं कर सकती थी, तो फिर नहीं था ऐसा एनवायरनमेंट। फिर वहाँ एक वार्ड था जिसमें कि जिन लोगों को इंजरी हो जाती है, जैसे मोटरसाइकिल से गिर गए, पेड़ पे चढ़े थे वहां से गिर गए, ट्रैक्टर पीठ पे से गुजर गया, इलेक्ट्रिक पोल पे काम कर रहे थे गिर गए, छत पे से गिर गए। तो ऐसे में जब कोई गिरता है, आम तोड़ रहे थे गिर गया, तो ये हड्डी सबसे पहले जाती है, और जब ये हड्डी जाती है तो अमूमन पैर चले जाते हैं। जिनके पैर चले जाते हैं वो उनके पैर अपने पैर से चलने लायक कभी नहीं। तो ऐसा मरीजों के लिए एक वार्ड था 30 पलंग का, और हर बेड पे ऐसे मरीज भरे पड़े थे जिनके घाव हो गए बैक पे, बेड सूर खिलाकर, और वो चल ही नहीं सकते हैं। उनको देख के मन इतना विचलित हुआ, मुझे लगा कि क्यों, एक दिन सोते सोते ख्याल आया
कि सरोज तुम वो छोटे बच्चे को लेके मरी आती हो, इन लोगों के लिए करो ना कोशिश। ये जब विचार आया तो उस विचार से मैंने वहां पे ऐसे लोगों के साथ काम किया और उनमें सफलता मुझे 15% में ऐसी मिली जो चलने लगी है अपने पैरों से। उस ड्रीम को लेके मैंने सोचा कि 15% की जगह ये 90% क्यों नहीं हो सकता है। तो खाली डॉक्टरों के बस इतनी बात नहीं है, अगर हम इंजीनियरिंग का दिमाग भी लगाएं तो ये बढ़ जाएगा। इसलिए मैं IIT कानपुर में पहुंची और वहाँ हमको आशा है कि अगले 2-4 साल के अंदर हम इस मिशन में जरूर सफलता पाएंगे। बाबा विश्वनाथ आपके मिशन को सफलता दें। महोदय, आपको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे आगे जानना चाहूंगा कि आप माता पिता और समाज को बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी सलाह देना चाहेंगे? एक तो ये सलाह देना चाहूंगी कि बच्चों को जो मौसम के खाना है वो खिलाएं, फल सब्जी पे बहुत ध्यान दें, बाजार की चीजें कम से कम, और सबसे बड़ा बच्चे को ये जो मोबाइल है और टीवी है ये कम से कम, क्योंकि ये इतना समय बच्चों का खा जाता है कि बच्चों को जो उनकी ग्रोथ खेलने से होती है, बाहर जाने से होती है, फिजिकल एक्टिविटी ये खा जाता है। तो बच्चे शरीर से भी कमजोर हैं और जिसका शरीर कमजोर होता है उसका मन भी कमजोर होता है, और जिसका मन कमजोर होता है उसकी स्टडीज भी कमजोर होती है। तो इसलिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इनसे दूर रखा जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर जाए, खेलें कूदें। और समाज में जब रहते हैं बच्चों का विकास बच्चों के साथ खेल कूद से बहुत अच्छा बढ़ता है, और बच्चों के साथ ज्ञान की बातें जरूर करें। ये इससे पढ़ी हुई कहानी नहीं, माता पिता जब रहते हैं अच्छी कहानियां सुनाते हैं, उनका ज्ञान और अच्छा बढ़ता है। और ज्ञान के साथ जब मन होता है तो मानसिक बीमारियां, स्ट्रेस, छोटे छोटे बच्चों को सुनते हैं स्ट्रेस, जरा सी बात पर डांट दिया पापा मम्मी ने, वो कूद दिया यहाँ से वहां, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो समय नहीं दे रहे हैं, दूसरा जो है हर इच्छा पहले ही पूरी कर देते हैं। तो वो जायज इच्छा पूरी करना एक अलग बात है, नाजायज इच्छा पूरी करना एक अलग बात है। तो बच्चों को विचार से धनी बनाएं और उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, सही समय से उनका वैक्सीनेशन कराएं, ये बहुत आवश्यक। महोदया, जिस तरीके से आपके पास समय का अभाव रहता है, लेकिन मेरे एक बार प्रार्थना करने मात्र से ही आपने जो मुझे अपना सानिध्य करने का शुभ अवसर प्राप्त कराया, उसके लिए मैं आपका निश्चित रूप से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं तो आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जो आपने किया है ये समाज तक पहुँचे। बहुत जरूरी है कि बच्चा गर्भ में धारण करने से पहले 3 महीने ये फोलिक एसिड और विटामिन B12 जरूर खाएं। माता पिता दोनों साथ साथ खाएं, बच्चा तंदुरुस्त और अच्छा रहेगा और उसको आगे भविष्य में डायबिटीज भी नहीं होगी। और ये जो बीमारियां होती है ना, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया और बाद में अल्जाइमर हो गया, ये भी नहीं होगा और हार्ट अटैक भी नहीं होगा। तो हार्ट अटैक भी, ये सब कारण का जब शुरू के 1 महीने उस पर अगर ध्यान दे दिया जाए तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। एक बार पुनः हर हर महादेव प्रणाम।